हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यह आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि इस चैप्टर यह चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट और बेस के ऊपर ही टिका हुआ है। पूरा आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा तब तक इस चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर पूरा बेस और पूरा कॉन्सेप्ट मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना स्किप किए इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, देखते रहिए डिपो ट्यूटोरियल। मैं आपको इसके अंदर विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के विषय में। तो हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बिल्कुल इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसका बेसिक बनाते हैं, उसकी बेसिक समझ विकसित करते हैं कि किस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला बनाया जाता है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप क्लास के अंदर बैठे हैं और क्लास के अंदर मान लीजिए इस प्रकार से आपकी क्लास लगी हुई है। हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करते हैं। इस प्रकार की क्लास लगी हुई है और इस क्लास में यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और हमें इस बच्चे को दिखाना है, इस बच्चे को दिखाना है कि यह बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप एक छोटा सा विचार कीजिए कि आप इस बच्चे की लोकेशन को कैसे दिखाएंगे कि यह बच्चा आपके क्लास में कहाँ पर बैठा हुआ है। यह आपका यहाँ पर दरवाजा है, आपका फ्रंट यहाँ पर है। हम इसकी लोकेशन दिखाने के, इस क्लास के बच्चे की हमें लोकेशन दिखाना है। तो लोकेशन दिखाने के लिए हम सहारा लेते हैं दो तरफ के डिस्टेंस का, दो तरफ से डिस्टेंस का हम सहारा लेंगे। एक, मान लीजिए आप इस बच्चे को लोकेशन दिखाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट से, यदि आप इसे फ्रंट से देखें तो यह फ्रंट से चौथे नंबर की पोजीशन है, फोर्थ नंबर की पोजीशन पर बैठा हुआ है। और आप अगर साइड से देखेंगे तो यह सेकंड नंबर की पोजीशन पर बैठा हुआ है। बस यही कॉन्सेप्ट कि इस बच्चे की लोकेशन को हमने दो तरफ से दिखाया। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पर यह बच्चा बैठा हुआ। यदि हम कह देंगे सेकंड पोजीशन पर यह बच्चा है तो सेकंड पोजीशन कौन सी, किस तरफ से सेकंड पोजीशन, इस तरफ से सेकंड है, वर्टिकली सेकंड है या हॉरिजॉन्टली सेकंड है। तो हम इस प्रकार से उसकी लोकेशन नहीं दिखा सकते। लोकेशन दिखाने के लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो हम दो तरफ से डिस्टेंस का सहारा इसमें लेंगे। तो हम पीछे की तरफ से डिस्टेंस का सहारा लेकर हम कह सकते हैं कि चौथे पोजीशन पर है और इस तरफ से साइड से अगर डिस्टेंस का सहारा लेंगे तो कह सकते हैं सेकंड पोजीशन पर है। बस यही आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। बस आप ये समझ लीजिए कि यही आपकी जियोमेट्री है और यही आपके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर आपको डिस्टेंस को या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को दो तरफ से दिखाना होता है और वो दो तरफ हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारा एक एक्स एक्सिस है और एक हमारा वाई एक्सिस है। अब हम यहाँ से हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं सबसे पहले कि ये क्या होते हैं। तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को दिखाने के लिए हमें दो तरफ से डिस्टेंस का सहारा लेना होता है। तो यहाँ पर हम इस लाइन को, हम इसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, लाइन और इस खड़ी लाइन को हम कहते हैं हमारी वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। अब हमारा ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है यह एक्स एक्सिस कहलाती है। कौन सा एक्सिस है? यह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और यह आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहां पर क्रॉस होती है वह बिंदु आपका मूल बिंदु कहलाता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो। जिस जीरो के इस तरफ बढ़ने पर आप जीरो से राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तब आप चल एक्स एक्सिस पर ही रहे हैं, लेकिन यहां पर आप एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वह प्लस में कहलाएगी। और इस तरफ यदि आप चलते हैं तो आपकी जो डिस्टेंस है वह एक्स एक्सिस पर माइनस डिस्टेंस कहलाएगी। हम यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस कहेंगे इसे, और इस तरफ चलने पर इसे हम प्लस एक्स एक्सिस कहेंगे। इसी प्रकार से जब हम जीरो से ऊपर की तरफ चलेंगे तब हमारा वाई एक्सिस यहाँ पर प्लस का होगा और नीचे की तरफ वाई एक्सिस माइनस का होगा। तो यह हुई हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की प्लस और माइनस की कहानी कि इस प्रकार से यह प्लस और माइनस होते हैं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि एक्स किधर प्लस होता है और एक्स
माइनस होता है। प्लस और माइनस शर्त है कि यहाँ पर जब आप लाइनिंग करेंगे, यहाँ पर आप ग्राफ पेपर के ऊपर इसे लेकर जाएंगे तो ये सारी वैल्यू -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से लिखी जाएगी। और आप y को इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से यह लिखी जाएगी। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वह सारी प्लस में लिखी जाएगी, +1, +2, +3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो यहाँ की जो लिखी जाएगी वह प्लस में और यहाँ पर जो लिखी जाएगी वो माइनस में, इस तरफ माइनस में और इस तरफ प्लस में। तो यह हो गई हमारी x और y की प्लस और माइनस की अवधारणा। ठीक है, यह प्लस और माइनस का बेसिक है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के कीवर्ड की तरफ कि यह चैप्टर किन किन कीवर्ड को लेकर चलेगा, इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं और उनकी आवश्यकता कैसे लगेगी और उनके क्या मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। हम समझते हैं एब्सिस्का को, हम समझते हैं एब्सिस्का क्या होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है एब्सिस्का। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि y एक्सिस से डिस्टेंस, आप देखेंगे y एक्सिस कहाँ है, ये है आपका y एक्सिस ऐसा है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, खड़ी लाइन आपकी y एक्सिस है। ठीक है, फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट। यहाँ से कोई भी डिस्टेंस, मान लीजिए हमने एक लाइन यहाँ पर खींच दी, आप खेल के मैदान में हैं और मैंने एक लाइन यहाँ पर खींच दी है कि प्रत्येक बच्चे को यहाँ से ही दौड़ना है, प्रत्येक बच्चे को यहाँ से ही दौड़ना है। तो दौड़ना है, आपके डिस्टेंस काउंट कहीं से भी कितना भी हो, लेकिन आपको इस लाइन से ही दौड़ना है। तो सारी डिस्टेंस काउंट कहाँ से होगी, इस लाइन के ऊपर से होगी। यदि कोई बच्चा यहाँ से दौड़ेगा, कोई बच्चा यहाँ से दौड़ेगा, कोई यहाँ से दौड़ेगा, तो क्या वो काउंट नहीं होगा? तो इन तीनों में से यदि कहा जाए कि सबसे ज़्यादा ये A है, ये B है और ये C है, अगर आप देखें कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने तय की, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस C ने तय की। इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि आप नज़दीक कौन है, दूर से कौन है, ये पूरा y एक्सिस है, पूरी लाइन है, इसको हम कहेंगे y एक्सिस। इसके ऊपर कहीं से भी, इसके ऊपर कहीं से भी x एक्सिस की तरफ वह बच्चा दौड़ रहा है, चाहे इस तरफ दौड़ा चाहे इस तरफ दौड़ा, आपकी डिस्टेंस काउंट यहीं से होगी। यदि डिस्टेंस काउंट y एक्सिस से होती है, यदि डिस्टेंस काउंट y एक्सिस से होती है, स्पष्ट यहाँ पर है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस के हाउ एनी पॉइंट से तय की गई डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट कहलाती है। तो हम इसे कहेंगे x कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट कहेंगे। समझ गए वर्ड का मीनिंग आप कि x कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे? x कोऑर्डिनेट कहने के लिए अर्थ ये है कि वह बच्चा x एक्सिस के ऊपर दौड़ा है, x एक्सिस के ऊपर दौड़ा है। कई विशेषज्ञों ने इस विषय को इतना भटका दिया है कि यह x और y में उलझकर रह गया। तो आप बिल्कुल इसे क्लियर कर लें कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे? x कोऑर्डिनेट उसे कहेंगे कि बच्चा दौड़ा कहाँ है। सबसे पहला ये बात है कि वो दौड़ा कहाँ है। दौड़ा तो वो y एक्सिस से है, लेकिन किस तरफ दौड़ा है? वह x एक्सिस की तरफ दौड़ा है। ये आपका x एक्सिस का लाइन है, इस दिशा में आपकी x एक्सिस है। वर्टिकली वो बच्चा दौड़ा है, x एक्सिस की तरफ दौड़ा है। ये बच्चे किधर दौड़ रहे हैं? मैं बार बार आपको एरो लगा के दिखा रहा हूँ कि ये बच्चे दौड़ किधर रहे हैं। ये बच्चे दौड़ रहे हैं x एक्सिस के ट्रैक के ऊपर, x एक्सिस के ट्रैक के ऊपर कि x एक्सिस जिधर है उधर दौड़ रहे हैं, मतलब ये x के ऊपर रन कर रहे हैं। तो यदि ये x के ऊपर रन कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे x कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल x कोऑर्डिनेट कहेंगे, चाहे वह y एक्सिस की किसी भी लोकेशन से दौड़ा हो। तो कोई भी डिस्टेंस जो y एक्सिस से तय की गई है, जो कि y एक्सिस से तय की गई है, उसे हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्टेंस बना देते हैं आपके लिए। मान लीजिए
ये डिस्टेंस आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है, यह डिस्टेंस भी आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है, यह भी आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये सब डिस्टेंस आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है। देखेंगे आपकी ये सारी जो लाइनें मैंने बनाई है ये सारी एक्स की तरफ ही जाती है, इस तरफ भी एक्स पर, इस तरफ भी एक्स पर, लेकिन इसके अंदर ये सब स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? ये सब स्टार्ट हुई लाइन y से। ये y के ऊपर खड़े थे सारे बच्चे और दौड़े जरूर x की तरफ है, तो x के दिशा में यदि आगे बढ़ते हैं तो इसे हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट या अब्सिस का कहेंगे। ठीक है, और करके कहा दोनों का एक ही मीनिंग है, हम कहें x कोऑर्डिनेट और हम कहें अब्सिस का, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो दोनों डिस्टेंस एक अक्ष पे तय की जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक लोकेशन उसकी स्टार्टिंग पॉइंट उसका y एक्सिस से होता है। इसके अपोजिट जस्ट अपोजिट अगर हम कहें कि कोई भी डिस्टेंस y एक्सिस के ऊपर तय की गई है, y एक्सिस की तरफ तय की गई है। मान लीजिए सारे बच्चे अब यहाँ पर खड़े हैं, यह आपका एक कोऑर्डिनेट एक लाइन है, ये आपकी लाइन है, इस लाइन के ऊपर बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, एक बच्चा यहाँ खड़ा, एक यहाँ खड़ा, एक यहाँ खड़ा, एक यहाँ खड़ा, यहाँ खड़ा, यहाँ खड़ा, इसे हम कह सकते हैं एक्स लाइन। क्या कह देंगे इसे? एक्स की लाइन, इसे कह देंगे एक्स लाइन। इस एक्स लाइन के ऊपर बच्चे खड़े हुए हैं। हमने 3 बच्चों को इस तरफ दौड़ने का बोल दिया कि आप इस तरफ दौड़िए, सब टकरा जाएंगे आपस में। ठीक है, कुछ बच्चों को बोल दिया कि इस तरफ दौड़िए, तो इस तरफ दौड़ लगा दी उन्होंने, कुछ इधर दौड़ गए। ठीक है, सब बच्चों को कहा कि या तो इधर दौड़ो या इधर दौड़ो ग्राउंड के। ठीक है, अब वे दौड़े कहाँ? वे दौड़े हैं y एक्सिस के ऊपर। उन्होंने जो दौड़ लगाई है वो y एक्सिस के ऊपर लगाई है। ये y एक्सिस की लाइन या तो इधर जाती है या इधर आती है, तो उन्होंने जो डिस्टेंस तय की वो y एक्सिस के ऊपर तय की, लेकिन उनकी स्टार्टिंग कहाँ से? उनकी स्टार्टिंग है x एक्सिस से। एक्स एक्सिस से उसके स्टार्टिंग जरूर है, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस जो तय की है वो वाई एक्सिस के ऊपर तय की है। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? ये बच्चा यहाँ पर दौड़ कर गया, तो यहाँ पर वह दौड़ा किधर है? वह दौड़ा है एक वाई के लिए प्लस में दौड़ा है, वाई के लिए प्लस में दौड़ा है, y एक्सिस के ऊपर प्लस है वो, लेकिन x एक्सिस पे उसकी लोकेशन क्या है? x एक्सिस पे लोकेशन उसके यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 ही है, क्योंकि वो वर्टिकल सीधे सीधे दौड़ रहा है, उसने कहीं भी इस तरफ नहीं गया है। तो यहाँ पर y प्लस में और x आपका 0 है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं उसका भी बता दिया मैंने। तो हम इसे क्या कहेंगे? जो डिस्टेंस y एक्सिस से तय की जाएगी, y एक्सिस से तय की जाएगी, उसे हम कहेंगे एब्सिस का, और जो x एक्सिस से स्टार्ट होकर y की तरफ जाएंगे तो हम उसे कहेंगे ऑर्डिनेट। तो यह आपकी हो गई ऑर्डिनेट, यह डिस्टेंस आपकी कहलाएगी ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई होगी आपको कि ऑर्डिनेट और एब्सिस का में क्या मोटा डिफरेंस है? बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पर एक डिस्टेंस x से तय की गई, एक y से तय की गई है। तो जहाँ पर x से स्टार्ट होता है और y की तरफ रन करता है तब हम उसे कहेंगे y कोऑर्डिनेट, और जब बच्चा y पे खड़ा होता है या कोई स्टार्टिंग पॉइंट उसका y से होता है और x की तरफ वह दौड़ता है तब उसे कहेंगे हम x कोऑर्डिनेट। तो बिल्कुल सीधा मीनिंग है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। डिस्टेंस तय करने वाली बात आप याद रखिए कि आपने डिस्टेंस किसके ऊपर तय की? हमने डिस्टेंस तय की है x के ऊपर, तो x कोऑर्डिनेट, और y के ऊपर तय की गई तो y कोऑर्डिनेट होता है। बात क्लियर होती है यहाँ पर, ठीक है। और x एक्सिस के ऊपर तय की गई डिस्टेंस को x कोऑर्डिनेट कहेंगे और एब्सिस का कहेंगे, और y कोऑर्डिनेट के ऊपर तय की गई डिस्टेंस को, y एक्सिस के ऊपर तय की गई डिस्टेंस को हम y कोऑर्डिनेट कहेंगे और इसे ऑर्डिनेट भी कहेंगे। तो यह आपकी मूल समझ है, बेसिक समझ है ऑर्डिनेट और एब्सिस का की। तो एब्सिस का और ऑर्डिनेट यहाँ पर क्लियर होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक और विषय है, बस यही आपकी मूल कॉन्सेप्ट की बात है। एक और विषय है, वह यह है कि मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं चलना, यहाँ से आप स्टार्ट हुए चलना और आप यहाँ पर पहुँच गए,
यहाँ पर आप पहुँच गए, मान लीजिए 1 2 3 और ये आपकी 4 है। ठीक है, ये प्लस में है। क्यों प्लस में है? क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये डिस्टेंस +1 +2 +3 और +4 कहलाएगी। तो आप यहाँ पर पहुँच गए। इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे? इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे? इस लोकेशन को हम कहेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू तो 4 यूनिट है। कितनी है? x की वैल्यू तो 4 यूनिट है और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू यहाँ पर है 0। y की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। यह क्यों है? क्योंकि हमने जो डिस्टेंस की स्टार्टिंग की है वह y एक्सिस से की है और y एक्सिस से की जरूर है, लेकिन हम चले x एक्सिस के ऊपर हैं, पूरी तरह से हम x एक्सिस के ऊपर ही हैं। तो यहाँ पर हम इस लोकेशन को लिखेंगे 40। इसी टाइप से यदि आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर आप कहीं पर हैं, तो इस डिस्टेंस को आप क्या लिखेंगे? इस लोकेशन को क्या लिखेंगे? तो इस लोकेशन को हम लिखेंगे 06। क्या लिखेंगे? 06। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने ये डिस्टेंस जो तय की है, यहाँ पर इस लोकेशन को दिखाने के लिए हम सीधे सीधे इस लाइन को देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन है मूल बिंदु 0 से स्टार्ट हुई है और 0 से हम किसी भी डिस्टेंस को देखेंगे तो 0 से यदि हम देखेंगे यहाँ पर, तो यह हमारा है x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू यहाँ पर 6 यूनिट है। तो हम इस लोकेशन को कहेंगे 06। ठीक है, धीरे धीरे बात सारी समझ में आ जाएगी। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फ्रॉम x0, मतलब आपकी कोई भी कोऑर्डिनेट है जिसका पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, तब आप उसे कहेंगे x0। क्या कहेंगे? x0। मतलब आपके x एक्सिस के ऊपर कहीं भी आपकी लोकेशन हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक इस लाइन पर कहीं भी आपकी लोकेशन होगी, इस लोकेशन को आप कहेंगे x0। क्या कहेंगे? x0। 0 इसलिए क्योंकि आपके लिए हर जगह हर लोकेशन पर y की वैल्यू 0 आएगी। y की वैल्यू इसलिए 0 आएगी क्योंकि यहाँ पर 0 चल रहा है, यहाँ पर 0 चल रहा है, तो इसलिए हम इसे x0 लिखेंगे। और इसके विपरीत यदि आप इसके ऊपर कहीं हैं, इस लाइन के ऊपर कहीं पर हैं, तो इस लाइन के ऊपर जहाँ पर भी है, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आपके लिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू कुछ आएगी, 1 2 3 4 जो भी आएगी। लेकिन यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, जस्ट लाइन के ऊपर, लाइन से बाहर नहीं जाना है, लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 रहेगी, सॉरी x की वैल्यू 0 रहेगी और y की कोई वैल्यू रहेगी। और इस लाइन के ऊपर जब आप x एक्सिस पर चलेंगे तो x की वैल्यू रहेगी और y 0 रहेगी। आपको समझ में बात आ गई होगी कि हम इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, तो x हमारा यहाँ पर कोई वैल्यू रखता है और y हमारा 0 है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को। अब नंबर 3 बात, ये तो 2 बातें हो गई। यदि आपकी लोकेशन बीच में कहीं आ जाती है, ये तो हुई x और y की बात। नंबर 1 पर हमने बात की डिस्टेंस की कि x से और y से, तो ऑर्डिनेट और हमारा एब्सिस का हुआ। फिर हमने बात की कि यदि कोई डिस्टेंस x एक्सिस के ऊपर ही है और y एक्सिस के ऊपर है तो उसे किस प्रकार से लिखा जाएगा। और यदि कोई डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम किस प्रकार से देखेंगे। जिस प्रकार से हमने कक्षा में बच्चों के लोकेशन दिखाने के लिए 2 तरफ से सहारा लिया कि हम या तो आगे से काउंट करते जाएंगे और साइड से काउंट करेंगे, या पीछे से काउंट करेंगे या साइड से काउंट करेंगे, तब जाकर उसकी लोकेशन हम दिखा पाएंगे। वैसे ही इस लोकेशन को दिखाने के लिए हम कहेंगे कि यह जो लोकेशन है वह x पर तो इधर है और y पर इधर है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती है 6 और यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5। तो यह वैल्यू जो है आपकी, यह कहलाएगी, इस पॉइंट को हम कहेंगे 5 6। क्या कहेंगे? 5 6। सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखना है और फिर y की डिस्टेंस लिखना है। तो x की डिस्टेंस यहाँ पर 5 यूनिट है
और y की डिस्टेंस हमारी 6 यूनिट है। तो सबसे पहले हम x की डिस्टेंस लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे y की डिस्टेंस। तो इस प्रकार से आपको दोनों डिस्टेंस लिखना है। कभी भी आप इसे yx नहीं लिख सकते, आपकी सुविधा के अनुसार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जो भी रहेगा वो आपको पहले x का यूनिट और फिर y की यूनिट, यूनिट से अर्थ है कि कितने किस तरफ वो चला है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन इस प्रकार से देखी जाती है। तो यह हुई हमारी तीसरी बात। तो यह थर्ड नंबर पर हम पहुंचे। उसके बाद बात आती है यहाँ पर क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? क्वाड्रेंट क्या होते हैं? इस चित्र को यदि आप देखें तो इसके अंदर 4 टुकड़े हैं, 4 अलग अलग पार्ट हैं। एक ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट है और यहाँ पर हम इसे कहेंगे फोर्थ पार्ट। इन 4 अलग अलग टुकड़ों को ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इन 4 अलग अलग हम क्वाड्रेंट कहते हैं, मतलब इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है। अब 4 क्वाड्रेंट के अंदर जो यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट है, अब लोकेशन के अंदर भी लोकेशन, एक तो लोकेशन हो गई, उसके अंदर और आसानी हो जाए लोकेशन देखने की, तो उस लोकेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर क्वाड्रेंट बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो x होता है वह प्लस में होता है और y भी आपका प्लस में ही होगा। इस तरफ हम चलेंगे और इस तरफ चलेंगे तो जहाँ भी ये डिस्टेंस रहेगी इस तरफ कहीं भी, वहाँ पर x प्लस और y भी प्लस में ही होगा। इसके बाद हम सेकंड में आते हैं। तो सेकंड में हमारा x माइनस में है और y प्लस में है। तो यहाँ पर x प्लस में कोई भी डिस्टेंस इस तरफ और इस तरफ के बीच में यहाँ पर कहीं भी देखी जाएगी, इस तरफ इस क्षेत्र में कहीं भी देखी जाएगी, तब हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर x प्लस में और x हमारा माइनस में है और y हमारा प्लस में है। यह हो गई दूसरे क्वाड्रेंट की बात। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दोनों माइनस में होते हैं, x भी माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है, दोनों हमें यहाँ पर माइनस में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ भी आप देखेंगे कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर मान लीजिए यह पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप देखेंगे तब आपको x माइनस में और y भी माइनस में ही मिलेगा। तो x और y दोनों की वैल्यू माइनस में ही आएगी यहाँ से इसे मिलाने पर। और फोर्थ के अंदर हमारा x जो है वो प्लस में होता है और y जो है माइनस में होता है। तो इस प्रकार आप 4 क्वाड्रेंट को समझ सकते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर x और y क्या होते हैं प्लस और माइनस में, तो दोनों प्लस में होते हैं। सेकंड के अंदर हमारा y प्लस में होता है और x माइनस में होता है। हम x को पहले बोलेंगे, x प्लस में होता है, x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। और थर्ड के अंदर यदि देखा जाए तो x माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है। चौथे के अंदर देखा जाए तो x प्लस में और y माइनस में होता है। तो ये हमारे क्वाड्रेंट की समझ है और यह हमारा बेसिक है पूरा क्वाड्रेंट का। अब बात आती है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की, जो हम बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है। वही एब्सिस का आपका x कोऑर्डिनेट कहलाता है और वही आपका ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इस प्रकार से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद एक वर्ड आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है और इसका यूज जनरली 10th के मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम किस काम में आती है और किस प्रकार से इसका फार्मूला है, हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनता है, डिस्टेंस फार्मूला बनाने के लिए क्या क्या बेसिक की आवश्यकता होती है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारा डिस्टेंस फार्मूला ही रहने वाला है। तो डिस्टेंस फार्मूले का बेसिक हमें समझना होगा कि डिस्टेंस फार्मूला बनता कैसे है। तो डिस्टेंस फार्मूला बनाने के लिए 2 से 3 छोटी मोटी हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा उनका बेसिक समझते हैं और धीरे धीरे हम डिस्टेंस फार्मूले की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो आपको 2 से 3 छोटी छोटी एक्सरसाइज के अंदर समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है और क्यों बनाया गया है और इसकी आवश्यकता कहाँ लगती है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। एक टाउन बी इज लोकेटेड, एक टाउन बी है, यह आपका दिख रहा है टाउन बी है,
यह टाउन बी है आपका, और यह कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन दिखाई जा रही है 36 किलोमीटर ईस्ट। अब यहाँ पर बात आ जाती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की। तो आप थोड़ा सा इसे भी समझ लीजिए कि यह हमारी दिशाएं होती है 4, जिसे हम यहाँ पर ईस्ट लिखते हैं, इस तरफ वेस्ट लिखते हैं, इस तरफ नॉर्थ लिखते हैं और इस तरफ साउथ लिखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई हमसे पूछे जाते हैं दिशाओं संबंधी। तो 4 दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और 10th लेवल पर भी पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि हमें उस लोकेशन पर जाना कैसे है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी है, मान लीजिए यहाँ पर एक बी पॉइंट है, यह आपका बी पॉइंट है, लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट के अंदर देखा जाए तो ईस्ट कहाँ से, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको कहीं एक पोजीशन तो मानना होगी कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से उसे कैलकुलेट करूँगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो पॉइंट है वो यह है, हम यहाँ से सारा कुछ ऑपरेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि 36 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट डिस्टेंस ये है, आपकी ईस्ट दिशा ये है। तो ईस्ट की तरफ 36 किलोमीटर वो व्यक्ति चला, तो यहाँ से 36 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक आ गया। तो यह जो डिस्टेंस है आपकी यह है 36 किलोमीटर। यह डिस्टेंस आपकी कितनी है, 36 किलोमीटर। किधर, ईस्ट के अंदर। ईस्ट में वो 36 किलोमीटर है एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। 15 किलोमीटर तो हम यहीं से नाप लेते हैं उसे, हम चलिए यहीं से देख लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक हो गई आपकी 15 किलोमीटर, यह हो गई आपकी 15 किलोमीटर। अब पॉइंट तो यहाँ पर है, लेकिन इसे इस प्रकार से देखा जाता है कि यहाँ से और यहाँ से ये दोनों कहाँ पर जाकर मैच होंगे, ये यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर गए, उसके बाद आप यहाँ पर गए। क्वेश्चन जब आपको आगे आएंगे टिग्नोमेट्री के अंदर या इस प्रकार और भी आपको जियोमेट्री के अंदर मिलेंगे, वहाँ पर कहा जाएगा, उस पर यह कहा जाएगा कि पहले आप 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले, उसके बाद वहाँ से आप टर्न हुए और नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर चले, तब आप कहाँ पर हैं और आप जहाँ से स्टार्ट हुए थे चलना वहाँ से उसके डिस्टेंस कितनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अभी हम इसे ग्राफ के विषय में समझ रहे हैं। तो आप यहाँ से ईस्ट में 36 और यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो कुल मिलाकर इस बी की लोकेशन यहाँ से ये हो गई और ये हो गई, ये दोनों लोकेशन आपकी है। ठीक है, तो यह लोकेशन यहाँ पर हो गई। पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि विदाउट एनी मेजरिंग, विदाउट एनी एक्चुअल मेजरिंग। एक्चुअल मेजरिंग से अर्थ है कि आप यहाँ से कोई फीता लेकर नापेंगे नहीं उसे, आप उसे बिना नापे आप बताइए कि यहाँ से बी की डिस्टेंस क्या है। आपको यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस दिखाना है कि यह डिस्टेंस कितनी है। लेकिन इसके अंदर आपने यहाँ पर शर्त लगा दी विदाउट एक्चुअल मेजरिंग, आपको एक्चुअल मेजर नहीं करना है। एक्चुअल मेजर से यहाँ पर अर्थ है कि आप इसे नापेंगे नहीं, कि हम यहाँ से इंची टेप लेकर चले और इसे नाप कर ले आए, ऐसा नहीं करना। आपको मैथमेटिकल रूप से कैलकुलेट करके यहाँ पर इसे बताना है कि यह डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। आपका जो टाउन ए वो यहाँ पर था, टाउन ए यहाँ से था और टाउन बी यहाँ पर है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमें दिखाना है, मतलब आपको मूल बिंदु से लेकर चलना है। ये तो हुई आपकी बेसिक समझ कि किस प्रकार से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को आप देखते हैं और इसको कैसे समझते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी जस्ट चर्चा की थी, आपको दिखाया था कि पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? यह होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम का अर्थ यह है कि इस व्यक्ति पाइथागोरस ने एक इस प्रकार के आकृति के लिए एक थ्योरम दी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। आपका एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लागू नहीं होती है। तो पाइथागोरस ने कहा है कि इसकी सबसे बड़ी भुजा, आपकी इसकी सबसे बड़ी साइड, आप मान लीजिए ये ए है, यह बी है और यह सी है, या इसे इसी नाम से हम रख लेते हैं
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम इसे कह देते हैं कि यह हमारा ए है और यह हमारा, थोड़ा सा इसे इसी टाइप के इसी शेप में बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है, यह हमारा सी है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। इसके फ्रंट वाली भुजा, इसके फ्रंट वाली साइड 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली फ्रंट वाली साइड जो होती है उस ट्रायंगल की सबसे लेंथ में बड़ी भुजा होती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाली साइड होती है। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाली साइड है उसका स्क्वायर अन्य दो साइड जो बचती है, एक यह साइड और एक यह साइड, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। मतलब सबसे बड़ी साइड कौन सी रहेगी? जो 90 डिग्री एंगल के फ्रंट में रहेगी, जो 90 डिग्री एंगल के फ्रंट में रहेगी वह सबसे बड़ी साइड है। और उस सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के या टोटल के इक्वल होगा। यह पाइथागोरस का स्टेटमेंट है और यह पाइथागोरस की थ्योरम है, जिसे हम एक ट्रायंगल के लिए यूज़ करते हैं। और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए कि आपका एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो ऐसे एंगल के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का एंगल है। जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो हम इस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और हम ए से बी की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं हम। तो इस फार्मूले का यूज़ करके यह है आपकी डिस्टेंस 36 किलोमीटर, यह है आपकी 15 किलोमीटर। आप अगर देखें तो यहाँ पर यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी 15 किलोमीटर ही है। इस प्रकार से आप ग्राफ पेपर पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार से इस पॉइंट को बनाना होगा। इस पॉइंट को बनाएंगे ग्राफ पेपर पर तो यह आपकी 15 यूनिट डिस्टेंस y एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के ऊपर 36 यूनिट डिस्टेंस है। तब आपसे कहा जाए कि इस B की लोकेशन से A की लोकेशन की डिस्टेंस क्या है, तब आपको इस फार्मूले का यूज़ करना होगा। तो आपको दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि ग्राफ पेपर के ऊपर लैंग्वेज बदल जाती है और जनरली लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और यही हमारे डिस्टेंस फार्मूले का मूल स्वरूप है कि यहाँ पर इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर AB स्क्वायर, तो A से B की वैल्यू कितनी है? A से B की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर AB की वैल्यू फाइंड करना है। B से C की, तो हम लिख सकते हैं B से C की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 15 और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसकी A से C की डिस्टेंस कितनी है? तो यहाँ पर है 36 का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 1296, यह आपका 36 का स्क्वायर होता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 5 11 और 9 और 2 11 और 1 12 और 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521। अब यहाँ पर AB स्क्वायर आ चुका है। AB स्क्वायर बराबर ये, तो AB बराबर अगर कहेंगे तो √1521 और ये आपका आ जाएगा 39 फाइनली। तो 39 किलोमीटर यह डिस्टेंस आपकी आएगी 39 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस को हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। हमें इस चैप्टर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का जनरली यूज़ नहीं करना है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम किन किन तरीक़ों से इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा डिस्टेंस इस प्रकार का फाइंड करने का एक तरीका पाइथागोरस थ्योरम भी है कि इस प्रकार से हम इसे फाइंड कर सकते हैं और यह हमारे पाइथागोरस के विषय में समझ भी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि पाइथागोरस से किस प्रकार से डिस्टेंस फाइंड की जाती है। अब हम एक नया चार्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहले इसे आप समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर और क्यों लिखा हुआ और कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका एक एक्सिस है और एक एक्सिस इधर है। हम इसे कहेंगे एक्स एक्सिस, इसे कहेंगे वाई एक्सिस। हम चल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले के बेसिक के ऊपर, तो यहाँ पर हम उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा और किस प्रकार से बनेगा और क्यों बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट आपका ए है,
कोई पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस देखें ओरिएंट से, जीरो से डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 यूनिट चल रहा है, 4 यूनिट चल रहा है। और यहाँ पर यदि एक पॉइंट यहाँ पर है सी, ये सी मान लिया, तो सी 1 2 3 चल रहा है। तो हम इस ए को क्या लिख सकते हैं, हम इस ए पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, हम इस ए पॉइंट को लिख सकते हैं 40। 40 क्यों लिखेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट हुए ओरिएंट से और यहाँ तक चले, ओरिएंट से यहाँ तक चलने में हमने y एक्स एक्सिस पर तो 4 यूनिट तय किया है, 1 2 3 4, लेकिन y के ऊपर 0 ही है। हम y के ऊपर चलने के लिए या तो आपको इधर चलना होगा या फिर इधर चलना होगा। तो हम ना तो ऊपर चले ना नीचे चले, हम सीधे एक्स एक्सिस के ऊपर ही चल रहे हैं। तो जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं तो हमने जो डिस्टेंस तय की वह एक्स की 4 यूनिट और वाई की 0 यूनिट हो गई। अब हम इस लोकेशन को देखते हैं, बी को देख लेते हैं। अब बी के लिए देखते हैं, तो बी के लिए भी हम बी पॉइंट भी हमारा यहाँ पर है, बी पॉइंट की लोकेशन है एक्स एक्सिस के ऊपर। बी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यदि हम एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तब हम कह सकते हैं कि हमने जो डिस्टेंस तय की 1 2 3 4 5 6 यूनिट तो एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर हम 0 पर ही हैं, वाई की 0 लाइन के ऊपर ही। हमने वाई एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस अभी तय नहीं की, इसलिए हम इस पॉइंट को लिखेंगे 60। चलिए इधर बढ़ते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हमने दिया है सी 0 3 का अर्थ है कि यहाँ पर आप एक्स एक्सिस के लिए 0 हैं, क्योंकि आप वाई एक्सिस के ऊपर ही चल रहे हैं। तो वाई के ऊपर जब इस लाइन के ऊपर कहीं भी चलेंगे, बहुत ही बारीकी से इसे समझकर आए हम कि यह हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो हम बिल्कुल ध्यान से इसे बेसिक से समझ कर आए हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस चली जाएगी एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, वह कहीं भी चली जा सकती है, उसके ऊपर हमारी एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लिखेंगे 0 और 3, क्योंकि हमने वाई एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट तय की और हमारा यहाँ एक्स एक्सिस 0 है। क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कहीं भी नहीं चले हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यह जो आपका डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को अगर हम लोकेट करें, अगर इसको लोकेट करें और इसे हम लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस तो 0 है और एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस 0 है और वाई एक्सिस की डिस्टेंस 8 यूनिट है। तो इस प्रकार से यह पहले आपका बना हुआ जो फिगर है इसे आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पर 60 40 08 और 03 लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन की समझ के ऊपर बढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर। यदि हम अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एक इस प्रकार का शेप था और इस प्रकार के शेप में यहाँ पर दिया था 36 किलोमीटर और यहाँ दिया था 15 किलोमीटर, तो हमें इसके डिस्टेंस तय करना देखना थी, इस ए बी को फाइंड करना था। तो ए बी को फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़, चलिए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, अब हम इसको इंडिविजुअल रूप से अलग बना लेते हैं। हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का शेप आ चुका है, यह शेप आ चुका है। यह जो डिस्टेंस है हम इसे कहेंगे पॉइंट ए, इसे कहेंगे पॉइंट सी, इसे कहेंगे पॉइंट ए, और यह आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आप इसे यहाँ ग्राफ पेपर से उठा के यहाँ ले आइए और अब आप हमें डिस्टेंस देखना है ए से सी की, यह डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए से सी वाली। यह दिए आपको 4 यूनिट, कितने दिए 4 यूनिट, यह आपको दिए 3 यूनिट, 3 यूनिट यह है, 4 यूनिट यह है, यह 3 यूनिट है, यह 4 यूनिट है। यह डिस्टेंस हमें तय करके बताना है कि यह कितनी है। ठीक है, अब हम इसको तय करने के लिए हमारा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का ये है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी, यहाँ पर ओ है तो हम ओ का यूज़ कर लेते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। कुल मिलाकर पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार
आपके 90 डिग्री के एंगल के फ्रंट वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है और उस साइड का स्क्वायर 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बस इतना ही इसका थ्योरम है। उसके स्टेटमेंट के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AC स्क्वायर फाइंड भी करना है, इक्वल टू OA की वैल्यू है 4 और 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 है और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कुल मिलाकर यहाँ पर 25 आ जाता है। यह हमारा आ चुका है 25। यहाँ पर चल रहा है AC का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू √25, तो AC इक्वल टू हो जाता है 5, AC इक्वल टू 5, 25 का अंडर रूट होगा 5, तो यह डिस्टेंस हमें प्राप्त होती है 5 यूनिट। इस प्रकार से हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट यदि कहा जाए कि B से D की डिस्टेंस क्या होगी, B से D की डिस्टेंस क्या होगी, तो B से D की डिस्टेंस निकालने के लिए, B से यदि D की डिस्टेंस निकालना है तो हमें 0 to 6 है, 0 to 6 हम इस तरफ चलें और 0 to 8 इस तरफ चलें, तो हम कर देंगे 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो इसी को यदि हम आगे ले जाएं तो यहाँ पर सेकंडली इसको भी बना लेते हैं इसी प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी जब सॉल्व करेंगे तो यह डिस्टेंस हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आ जाएगी। तो हम इसको बना लेते हैं। यह कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, यह O है आपका, यह आपका पॉइंट B है और यह पॉइंट D है। यह डिस्टेंस आपकी दी है 6 यूनिट, यह 6 यूनिट हो गई। यह डिस्टेंस आपकी 1 यूनिट, यह 90 डिग्री का एंगल और उसके सामने वाला जो फ्रंट है वो BD है और यह हमें फाइंड करना है। यह आपकी NCERT बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसकी समझ बना रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इन फिगर को समझना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यदि यूज़ करते हैं तो BD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो OD हमारी यहाँ पर है 8 इसका स्क्वायर और यहाँ पर 6 है इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और ये 36 और यहाँ पर होता है 100। तो यहाँ पर BD का स्क्वायर 100, तो हम BD को लिख सकते हैं √100 और BD की वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 10 यूनिट, तो यह हो जाएगी इसकी वैल्यू 10। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। फिर समस्या कहाँ आ रही है? फिर समस्या कहाँ आ रही है? जब हम इस प्रकार की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इस फार्मूले का मतलब क्या रह जाता है, ये इसका बेसिक क्या है? यह तो हुआ हमारा जनरल तरीका, यह हुए हमारे दो टाइप के जनरल तरीके कि सामान्य तरीके से इस प्रकार के ग्राफ पेपर के ऊपर बने हुई लोकेशन के पॉइंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है। अब हम बाकी का शेष डिस्टेंस फार्मूला किस प्रकार से बनता है उसे बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। एक पार्ट में और हमें बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा और मैं आपको पूरा डिस्टेंस फार्मूला बनाकर दिखा दूंगा कि किस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला बनता है। तो आज हमने थोड़ा सा उसका बेसिक देखा कि डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है और डिस्टेंस किस प्रकार से दर्शाई जाती है और कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसकी लोकेशन किस प्रकार से डिनोट की जाती है और ग्राफ पेपर के ऊपर किस प्रकार से आप उस लोकेशन को देखते हैं, ग्राफ पेपर क्या होता है, ये सारा हमने सब कुछ यहाँ पर समझ लिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि यह आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। और यदि आप डीपी ट्यूटोरियल के साथ नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं और यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।